नमस्कार एंड वेलकम टू हॉराइजन इन प्राइम टाइम। आज विश्व पत्रकारिता दिवस है और इस मौके पे मैं कुछ एक फेमस शायर हैं उनकी कुछ लाइनों से शुरुआत करता हूं कि जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी, पहले ये रात लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे, कसीदे का मतलब होता है तारीफें, तारीफों के पुल बांधे थे, कि जिनसे कसीदे लिखे थे तोड़ दे वो कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलाम की सिफात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी, पहले ये रात लिख। जो रोज नामचों में कहीं पाते नहीं जगह, रोज नामचे मतलब रोज लिखे जाने वाले अखबार, इनकी अपन बात करते हैं। जो रोज नामचों में कहीं पाते नहीं जगह, वो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। पत्रकारिता दिवस के मौके पर कई बातें मन में आती हैं। प्रोफेशनल मीडिया हो चुका है और कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। पत्रकारिता दिवस हम किस बात का मना रहे हैं यार? पत्रकारिता दिवस ऐसे माहौल में मनाया जा रहा है जिस माहौल में एक साल में 4-5 हज़ार से ज़्यादा पत्रकारों की मौत हो जाती है, मर्डर कर दिए जाते हैं। उस देश में मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन फिर भी बहुत चिंताजनक है ये कि जिस देश का मीडिया सत्ता के खिलाफ खबर लिखने से डरता हो, जिस देश में अर्नब गोस्वामी जैसे लोग सत्ता की गोद में बैठ के खुला और नंगा नाचते हो, जिस देश में रवीश कुमार जैसे ईमानदार इंटरनेशनली रिनोन्ड पत्रकार पर उंगलियां उठाई जाती हो, और जिस देश में डिजिटल मीडिया को अब तक सारे राज्यों में कहीं भी मान्यता नहीं हो, आवाज उठाना गुनाह हो और सजा का सबब बन जाए, उस देश में पत्रकारिता के स्वतंत्र नेचर की बात करना बेईमानी है। चलिए, चीजें बदलेंगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इससे आगे बढ़ते हैं। आज के प्राइम टाइम में अजमेर के लिए जो विशेष खबर है वो यह है कि पश्चिम बंगाल के जायरीन वापस बुलाने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही रोड़ा अटकाया है। ये अमीन पठान का आरोप है। अमीन पठान दरगाह अंजुमन के दरगाह कमेटी के सदर हैं, है ना, जो वो देखते हैं, इन्होंने ये बताया कि कल वो जो ट्रेन चलाने वाले थे बंगाल लोगों को ले जाने के लिए, उसकी अनुमति सरकार ने नहीं दी है। और क्योंकि रेलवे जो है इस चीज़ को लेकर कुछ 8 लाख रुपए की राशि है वो वहाँ की राज्य सरकार से डिमांड कर रहा है। जिस तरफ जा रहे हैं लोग, तो अब उनको वह डिमांड पूरी करने का वादा किया। और मेरे ख्याल में रिजू झुनझुनवाला इसमें इंटरेस्टेड भी थे, शायद, आई एम नॉट श्योर। मैंने सुना था कि रिजू झुनझुनवाला 8 लाख रुपए इसमें योगदान देने के आगे आए हैं। अब उसका क्या रिजल्ट है वो भी मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। आखिर अजमेर में 5 और कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें 4 कोरोना पॉजिटिव जो हैं 4 कोरोना पॉजिटिव दरगाह बाजार क्षेत्र के हैं और 1 ब्यावर में है। इसी तरह से अजमेर के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनमें मिले हुए कोरोना पॉजिटिव लोगों के आंकड़े कुछ इस तरह हैं। टोटल 167 है, जिसमें
डिग्गी बाजार जो मुख्य क्षेत्र था जहाँ पहले मिले थे, वहाँ से 28 मार्च को 5 पॉजिटिव मिले थे। उसके बाद 16 अप्रैल को 1 पॉजिटिव अलवर गेट में मिला। 17 अप्रैल को 1 पॉजिटिव तेजा मोहल्ला खारिक हुई किशनगढ़ डिग्गी बाजार में मिला। उसके बाद 17 अप्रैल साईं वृद्धाश्रम में 1 और मिला। दूसरे स्टेट से आए हुए इंटर स्टेटरी जो इन्फेक्शन के शिकार हुए वो 14 लोग हैं। उसके बाद अराई ब्लॉक में 1 मिला, रूपनगढ़ में 2, मुस्लिम मोची मोहल्ले में लगभग 82, माली मोहल्ले में 1, नाला बाजार में 24, दयानंद बाल निकेतन स्कूल ब्यावर में 1, सोनी मोहल्ला ऊसरी गेट में 5, कृष्ण कन्हैया कॉलोनी मलूसर रोड में 5, सुखाड़िया नगर गुरु नानक कॉलोनी शिव मंदिर के पास का जो क्षेत्र है वहाँ से 1, गुरु नानक कॉलोनी अजमेर प्रॉपर से 1, नया बाजार से 1, फायसागर रोड से 1, केसरपुरा मसूदा से 1 और सिंदरिया ब्यावर से 2। यह आंकड़ा 167 टच कर रहा है। अब इस आंकड़े के बाद के सोनी ने जो अपने औपचारिक बयान दिए हैं उसके अनुसार वो कहते हैं कि अजमेर में जिस तेजी गति से पॉजिटिव मरीज की संख्याओं में इजाफा हुआ था उस तेज गति से पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट भी आने लगी है। पिछले 72 घंटे की रिपोर्ट देखें तो जेएलएन अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में भर्ती 40 मरीजों को छुट्टी देकर क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। ये सब बातें अपनी अपनी जगह मायने रखती हैं, लेकिन ज़्यादा मायने क्या रखता है इस दुनिया में? ज़्यादा मायने यह रखता है कि हम आखिर इस चीज़ को लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। इसी के चलते अजमेर में शहर जिला कांग्रेस सेवा दल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर सेवाएं दी, गौशाला में दान किया। विधायक वासुदेव देवनानी ने पुलिस के जवानों के लिए एसपी को 100 पीपीई किट प्रदान किए हैं। ट्रेन की सूचना मिलने पर जो लोग हड़कंप वश पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन, बंगाल की जो ट्रेन कैंसिल हुई थी, उन लोगों को बिस्किट और पानी से भी गुजारा नहीं हो रहा है। सुनाई ये दे रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में और जितने भी क्वारंटाइन सेंटर बने हैं उसमें 105 रुपये की नाश्ते की थाली और 150 रुपये का या पता नहीं 250 रुपये का की राशि का कुछ बहुत अच्छी भोजन सामग्री दी जा रही है। और उसका मेन्यू भी कल बहुत लंबा चौड़ा एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने लिख दिया था। लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रशासन से कहना चाहता हूं कि साहब, हम कोरोना मिटाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, किराना मिटाने के लिए नहीं। हम इस तरह से लड्डू पेड़े और केसर बाटी और हलवा और इस तरह से बांटते रहेंगे तो आने वाला टाइम में, फिलहाल तो सप्लाई चेन ठीक है, आने वाले टाइम में अगर सप्लाई चेन में समस्या हो गई तो कैसे आएगा काम। इसी के बीच गैस सप्लाई की होम डिलीवरी करने वालों को पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने आज सम्मानित किया है। बहुत साधुवाद के पात्र हैं। वाकई ऐसे लोगों को सम्मानित करना भी चाहिए, जिनका सम्मान करना आवश्यक इसलिए भी बन जाता है क्योंकि उनकी खुद की जान ऐसे समय पर खतरे में। 10-12 बड़ी बातें हैं जिनके बारे में मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, सरकारों से, प्रशासन से, इन सब लोगों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और वो कुछ सवाल इस तरह से हैं जिन सवालों में आप पाएंगे कि ये सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष की प्रॉब्लम नहीं है। पहला सवाल मेरा केंद्र सरकार से यह है कि प्रधानमंत्री के जो रिलीफ फंड है, उस रिलीफ फंड की, हालांकि हम पत्रकार हैं,
मैं पत्रकार भी नहीं मानता। आज मैं आम जनता के हैसियत से एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि उस फंड का यूज़ कैसे हो रहा है, उस फंड को किस रूप में व्यवस्थित किया गया है। राज्य सरकारों को पंगु बना दिया गया है। राज्य सरकार की रेवेन्यू या तो पेट्रोल की आय से होती है या शराब या एक्साइज से, दोनों में पेट्रोल यूज़ नहीं हो रहा और ये चीज़ें बंद कर रखी गई हैं। कोई गाइडलाइन अब इशू हुई है, देखें उसमें क्या होता है। राज्य सरकारें सारी आपकी तरफ देख रही हैं। सैकड़ों रुपए का फंड है जो निर्बाध रूप से प्राइम मिनिस्टर के कोष में जमा हो रहा है। उस फंड को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, देश जानना चाहता है। बीपीएल के अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं जिनके अकाउंट में, दूसरा सवाल है 500 रुपए जो आपने डलवाए हैं, लोग जानना चाहते हैं ये राशि सिर्फ 1 महीने के लिए डलेगी या आती रहेगी जब तक लॉकडाउन या जब तक ये व्यवस्थाएं। और क्या 500 रुपए एक बहुत बड़ी फिगर है, एक बहुत बड़ी पर्याप्त राशि है? क्या 500 रुपए वाकई इतनी बड़ी राशि है कि लोग अपना और अपने बच्चों का पेट पाल पाएंगे? मिडिल क्लास के बारे में आपने क्या सोचा है? अभी एलिट क्लास लोग जो हैं, अभी मैंने देखा था 68,000 करोड़ रुपए फिर किसी बैंक ने राइट ऑफ कर दिए। वो ऑब्वियसली मेरे जैसे या किसी भी आम आदमी के जैसे तो लोगों के तो होंगे नहीं, जिन लोगों ने छोटी मोटी गाड़ी पे लोन लिया हो या अपनी बीवी के जेवर रख के लोन लिया हो या अपने घर की किस्त नहीं चुका पा रहा हो, ऐसे लोगों का कर्जा तो माफ हो नहीं रहा होगा। आपने तो बैंक्स को गाइडलाइन दी है, बैंक्स गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। आप बैंक्स छोड़िए, 2-2, 3-3 महीने के बिजली के और पानी के बिल तक जिनके लिए ओपन गाइडलाइंस दी गई है। हमारे अजमेर में तो टाटा पावर लिमिटेड ने बाकायदा रिकवरी के लिए एक वैन तक तैयार करके लोगों से घर से बिल मंगवाना शुरू कर दिया है। आपने बिल नहीं भराया तो आपके घर बाहर आकर गाड़ी रुकेगी, भाई बिल भरवाइए। हालांकि उसमें आश्वासन दिया है आपने सरकार की तरफ से। मैं नहीं जानता टाटा पावर जैसे प्रोफेशनल लोग इसको कैसे फॉलो करते होंगे, लेकिन सरकार की तरफ से यह आश्वासन है आपकी बिजली कटेगी नहीं। लेकिन जब बिजली काटने टाटा पावर का आदमी आएगा तब क्या हम पुलिस को रिपोर्ट कर पाएंगे? सरकार के दूसरी बात है, सरकार के निर्देश दिए हैं कि जितनी भी कंपनी है उनके वह कर्मचारी की जॉब नहीं हटाएगी, लेकिन उनके बावजूद कई कंपनियां कर्मचारियों को हटा रही हैं। क्या उनके खिलाफ वो कर्मचारी कोर्ट में जा पाएंगे? सरकार ने ऐसे कितनी कंपनियों पर अभी तक एक्शन ले लिया है जिन्होंने लोगों को इस तरह से जॉब से निकाला हो? और बड़ी बात, अगर आप निकालने को मना कर रहे हैं तो उन कंपनी संचालकों के लिए क्या आपने किसी राहत पैकेज की घोषणा की है कि उनको इस साल टैक्स नहीं देना होगा या उनके व्यवसाय के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आ जाए ताकि लोगों तक आगे राहत पहुंचा सके? ये प्रमुख बातें हैं। बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कोरोना की जंग लड़ रहे सोशल हीरोज, जिसमें हमारे डॉक्टर्स शामिल हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ शामिल है, इतने सारे लोग शामिल हैं। उन लोगों को पीपीई किट, सभी लोगों को पीपीई किट जैसी मूलभूत सुविधा कब तक मिलेगी? मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? छठा सवाल, कोरोना की टेस्टिंग का परसेंटेज क्या है? क्या सरकार राज्य वाइज कोई आधिकारिक बयान या आधिकारिक आंकड़ा जारी करेगी कि हमने इतने कोरोना मरीजों का टेस्ट कर लिया है और इतने लोग पाए गए हैं? सोशल मीडिया पर तस्वीरें चल रही है, सोशल मीडिया पर आप कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अजमेर तो बहुत आगे है इसमें, 156 के आसपास केसेस मना है इन्होंने, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें चल रही है। भाई एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसके अंदर 5-5 हाथ 2-2 मीटर की दूरी पर बेड्स लगे हुए हैं। ऐसी घनघोर तैयारियां
सरकार अगर कर रही है, जिसके बारे में जनता को अभी तक पता भी नहीं है कि हालात वाकई इतने गंभीर हैं, जनता जानना चाहती है, अधिकार है जनता का। 4 तारीख को अगर लॉकडाउन खुल रहा है, 8वां सवाल, 4 तारीख को अगर लॉकडाउन खुल रहा है, ऑरेंज जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन, ये सब बातें सिर्फ सरकारों तक ही है। अजमेर में अभी तक जिले स्तर पर अभी तक किसी ने भी ओपन घोषणा नहीं की है कि किस तरह से संचालन होगा, कैसे संचालन होगा। उसकी गाइडलाइंस अगर साझा कर दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा ना, लोगों का कंफ्यूजन दूर होगा। सैकड़ों फोन आते हैं हमारे पास। अजमेर के सीएमएचओ का तो ये हाल है कि उस व्यक्ति से ये आंकड़ा जानना मुश्किल है कि आज की रिपोर्ट क्या है, मिलने से इनकार कर देते हैं वो। मीडिया कर्मियों के लिए कोरोना का आंकड़ा जानना समस्या हो चुका है, कोई खुलकर बोलेगा नहीं। लेकिन मैं बेझिझक, बिल्कुल बेशर्मी से पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि कोई ऐसी स्टेबल व्यवस्था की है उन्होंने? पूरे दुनिया भर के आंकड़े ऑनलाइन मिल रहे हैं। अजमेर एक ऐसा शहर है जिसका आंकड़ा ऑनलाइन। बहरहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को गाइडलाइन दी है और बैंक्स को कहा है कि 3 महीने तक ईएमआई के भुगतान में रिलीफ देना है। जब आम आदमी बैंक जाता है तो पाता है कि वहां पर एक गाइडलाइन दी गई है, जो लोग उस गाइडलाइन क्वालिफाई करते हैं उसको भुगतान में राहत मिल जाती है, जो नहीं करते हैं क्वालिफाई वो लोग कहां जाएं, वो लोग आखिर क्या करें? इस तरह से तो कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे लोग। बहुत सारे ऐसे सवाल है, मैं चाहता हूं कि इन चीजों पर खुल के चर्चा हो। सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, निजी स्कूलों को सरकार ने अभी तक कितने निजी स्कूलों पर कार्रवाई की है जो अभी तक एसएमएस भेज रहे हैं बच्चों से फीस के लिए। बच्चे 5-5 घंटे बच्चों को ऑनलाइन मॉड्यूल दे दिया गया है। 5-5 घंटे हम खुद ही थे जो प्रचारित करते थे आज से कुछ महीने पहले कि बच्चों को गैजेटिंग से दूर रखिए। वही भाई मोबाइल से और लैपटॉप से और इन चीज़ों से दूर रखिए, परेशानी हो जाती है। मेरे एक मित्र है, वो मुझे कह रहे थे मेरे बच्चे के कान में दर्द हो गया है। 5-5 घंटे बच्चों को ऑनलाइन मॉड्यूल दे दिया गया है, कान में हेडफोन लगाकर टैबलेट के या लैपटॉप के सामने बच्चे बैठे हैं। कल को कोई गंभीर रोग हो गया, बच्चों को कोई गंभीर शिकायत या बीमारी हो गई, ये प्रेशर क्यों किया जा रहा है मैं बताता हूं आपको। ये प्रेशर मात्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फीस वसूलनी है। महीना पूरा होने के बाद जब फीस का कागज आएगा तो हर अभिभावक ये पूछने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा कि किस बात के पैसे दूं, मेरा बेटा स्कूल नहीं आया, मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया। उस समय इन लोगों को चिंता है कि यार क्या बोलेंगे। महज उस चीज का इलाज ढूंढने के लिए इन निजी स्कूलों ने ये रास्ता ढूंढ लिया है कि अब तो साहब हमने ऑनलाइन पढ़ा दिया, जबकि ऑनलाइन कितना पढ़ाया जा रहा है, समस्या है। कनेक्टिविटी की वजह से बच्चों, टीचर्स कितना समझा पाते हैं, बच्चे कितना डिलीवर कर पाते हैं, इसका भी कोई आगे पीछे लेखा जोखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये कुछ मुश्किल सवाल तो नहीं, हाँ सवाल थे जो जरूरी लगा मुझे कि हम एक दूसरे से इस बारे में बात करें, प्रशासन इस बारे में सोचे, सरकारें इस बारे में गंभीरता से विचार करें। इसके अलावा विश्व स्तर पर कोविड-19 के आंकड़ों की अगर बात करें तो ग्लोबली 34,41,676 लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें मौत का आंकड़ा 2,45,000 पहुंच गया है।
भारत में 39,980 लोग संक्रमित हैं। मृत्यु का आंकड़ा 1300 क्रॉस कर गया। मृत्यु का आंकड़ा 1300 क्रॉस कर गया है। राजस्थान में 2832 लोग प्रभावित हैं, जिसमें आज जो लोग नए मिले हैं उसमें जयपुर में 17, जोधपुर में 2, उदयपुर में 5, चित्तौड़गढ़ में 3 और मौतें कुल 71 हो चुकी हैं। आज नई 3 मौतें हुई हैं। अजमेर का मैंने आपको बता ही दिया 167 है। ऐसे हालात में लॉकडाउन खोलना कितना ठीक रहेगा, कितना ठीक नहीं रहेगा, लॉकडाउन खुलना भी चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, इन सब बातों पे बहुत मनन करने की आवश्यकता है। कहीं ये लॉकडाउन खोलना सरकार की बहुत बड़ी गलती साबित ना हो जाए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर जोक्स क्रैक हो रहे हैं कि अब तो आज़ादी लगता है 15 अगस्त को ही मिलेगी। लेकिन मेरी यकीन मानिए दोस्तों, 15 अगस्त तक भी अगर ये खिंच गया और हम इज्जत से और ईमान से बच के निकल गए तो भी ईश्वर का धन्यवाद मानिएगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए, यह साल 2020 पैसे कमाने का साल नहीं है। यह साल 2020 पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए अपनी जान बचा कर निकलने का साल है। वो कहावत है ना पुरानी, लाखों की तो खैर अब वैल्यू ही नहीं है, जान बची तो लाखों पाए। तो आप समझ लीजिए कि जान बची तो अरबों पाए। यह साल दरअसल जान बचा के निकलने का साल है, ईश्वर का नाम लेने का साल है और अच्छे कर्म करने का साल है। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, संरक्षित रहिए, घर पर रहिए। जय श्री कृष्ण।